पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि तैसांग की बॉडी में मरने के बाद चोई एक बच्चे की बॉडी में वापस आता है। अपने पैसों को याद करके चोई तो जोर जोर से रोने लग जाता है, क्योंकि 4 दिन के अंदर ही उसे स्टेशन के लॉकर से 10 बिलियन वोन निकालने थे। रोने की आवाज सुनकर बच्चे की मॉम भागती हुई आती है और बच्चे को गोद में लेकर चुप कराने लगती है। फिर वो बच्चे को ले जाकर कार में बैठती है। चोई मन में सोचता है कि अच्छा तो ये बच्चे की मॉम है। वो लेडी फिर बच्चे की तरफ पलटकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है कि तुम चुपचाप सो नहीं सकते क्या? तुम्हारी वजह से मैं कॉफी तक नहीं पी पाई। उसको ऐसे चिल्लाता देखकर चोई मन में सोचता है कि इसके साथ तो कुछ गड़बड़ है। घर पहुंचकर वो लेडी बच्चे को सोफे पे पटक देती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि इसको कुछ खिला दो। उसका हस्बैंड स्माइल करता हुआ चोई के पास आता है तो चोई मन में सोचता है कि चलो कम से कम ये तो ठीक है, पर ऐसा नहीं था। वो भी अपनी वाइफ के जैसा ही था। वो चोई को खिलाने के लिए एक्सपायरी खाना लेकर आता है। चोई नहीं खा रहा था तो वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं आराम तक नहीं कर पाता। तभी दरवाजे पे नॉक होता है और एक पुलिस वाला एक लेडी के साथ अंदर आता है जो चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विस के लिए काम करती थी। उन्हें यहाँ चाइल्ड अब्यूज होने का टिप मिला था। वो लेडी अंदर आकर बच्चे को चेक करने लगती है। बच्चे का फादर उनसे कहता है कि हमें देखकर क्या ऐसा लगता है कि हम अपने बच्चे को मारते होंगे। वो अपना आईडी दिखाकर बताता है कि वो खुद चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करता है। पुलिस वाला और वो लेडी घर में चारों तरफ नजर घुमाकर देखते हैं तो उन्हें सब नॉर्मल लगता है। उन्हें लगता है कि उन्हें गलत टिप मिली है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। उनको जाता देखकर चोई उन्हें रोकने के लिए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, पर उनको क्या समझ आता। वो लोग निकल जाते हैं। उनके घर से निकलते ही चोई एकदम चुप हो जाता है, पर बच्चे की मॉम गुस्से में उसके पास आती है और उसको उठाकर कहने लगती है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो अपने ही बच्चे को जमीन पे पटक देती है और तकिए से उसके सांस रोककर उसकी जान ले लेती है। डेथ के सामने जागने पे चोई उससे पूछता है कि उस बच्चे के लिए उसके पास वो चमकता हुआ स्टोन क्यों नहीं आया था। तो डेथ कहती है क्योंकि उस बच्चे के पास कोई मेमोरीज या एबिलिटीज थी ही नहीं। चोई फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता हुआ कहने लगता है कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो डेथ कहती है कि इस दुनिया में कुछ भी गारंटेड नहीं है। तुमने अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं दी थी और डेथ को चुना था, पर उस बच्चे के पास तो कोई चॉइस ही नहीं था। चोई फिर से फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाता है, फिर डेथ से खुद को शूट करने को कहता है। डेथ पूछती है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। चोई को पता ही था कि डेथ सब जानती है। वो डायरेक्टली कहता है कि तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है कि मैं क्या करूं, तो मुझे शूट करो। डेथ कहती है कि हाँ मुझे कोई मतलब नहीं है, बट अगर तुम किसी की जान लेने की कोशिश करोगे तो मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चोई कहता है तुम मुझे क्या समझती हो, मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकता, अब जल्दी से मुझे शूट करो। डेथ फिर उस पे गन पॉइंट करके शूट करती है। नए बॉडी में जागने पे चोई को सबसे पहले अपने पैसों का ख्याल आता है। वो चेक करता है तो पता चलता है कि बस 15 मिनट्स थे पैसे लॉकर से निकालने के लिए। लकीली वो उसी स्टेशन के बाहर था जहां उसने पैसे रखे थे। वो भागता हुआ अंदर जाता है और समय रहते पैसे लॉकर से निकाल लेता है। फिर वो खुद को वहां लगे मिरर में देखता है और सोचता है कि ये तो काफी हैंडसम है। वो चमकता हुआ स्टोन भी आकर फिर उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और उसे इस आदमी की सारी मेमोरीज मिलती है। इस आदमी का नाम ग्यूनू था। बचपन से ही अपने लुक्स की वजह से वो काफी पॉपुलर रहा था। उसी लुक्स की बदौलत वो मॉडलिंग करके अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा था। चोई फिर ग्यूनवू के घर पहुंचता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि इसके पास गुड लुक्स के अलावा पैसे भी काफी थे। उसकी नजर फिर वहाँ रखे पेपर पे जाती है जिसमें न्यूज छपा था कि 5 महीने के बच्चे की बॉडी मिलने से पेरेंट्स को अब्यूज के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। ये उसी बच्चे के बारे में था जिसकी बॉडी में चोई इसके पहले था। चोई मन में सोचता है कि काश वो खुद पुलिस के पास जाकर उनके अगेंस्ट टेस्टिफाई कर पाता। फिर वो सोचने लगता है कि आखिर गिनवू की डेथ कैसे हुई होगी। सोचता हुआ वो परेशान होने लगा था। तभी उसे किसी का कॉल आता है जो उसे एक पार्टी में आने के लिए रिमाइंड कराता है। चोई को लगता है कि यहाँ रहकर मरने के बारे में सोचने से अच्छा है कि पार्टी में ही चला जाए। पार्टी में जाकर चोई बहुत एंजॉय करता है और ड्रंक हो जाता है। उस पार्टी का होस्ट तैकांग ग्रुप का सीईओ पार्क तेयू था। पार्क से मिलने पे चोई को लगता है कि वो उससे पहले मिल चुका है, पर कहाँ ये उसे याद नहीं आता। फिर वो इतना ज्यादा ड्रिंक करता है कि बीच का उसे कुछ पता ही नहीं चलता और सीधा वो अगले दिन घर पे उठता है जब ग्यूनवू का भाई आकर उसे उठाता है। एक्चुअली ग्यूनवू ने अपने भाई से प्रॉमिस किया था
कि एक वीक वो उसके कैफे का ध्यान रखेगा क्योंकि उसका भाई यूएस जाने वाला था। कैफे पहुंचकर चोई मन में सोचता है कि आज मैं काम कर लेता हूँ, इसके यूएस जाते ही मैं भी आना बंद कर दूंगा। तभी वहाँ एक कस्टमर आती है जिसे देखकर चोई तो जैसे शॉक में ही चला जाता है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि जीसू थी, उसकी गर्लफ्रेंड जिससे मरने से पहले उसने ब्रेकअप कर लिया था। जीसू को देखकर उसे उसके साथ बिताए मोमेंट्स याद आ जाते हैं। दोनों कॉलेज में पहली बार मिले थे जब जीसू के हाथ से कुछ पेपर्स उड़ के चोई के पैरों के पास चले गए थे। चोई ने जब पेपर्स उठाकर जीसू की तरफ देखा था तो पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया था। जीसू का ऑर्डर रेडी करता हुआ चोई बहुत नर्वस फील कर रहा था और जब वो ट्रे उसकी तरफ बढ़ाता है तो दोनों के हाथ आपस में टच होते हैं और चोई के हाथ तो कांपने ही लग जाते हैं। फिर वो गिनवू के भाई से पूछता है कि ये अक्सर यहाँ आती है क्या, तो वो बताता है कि ये लगभग रोज ही आती है और कैफे बंद होने तक यहीं रुकती है। वो ये भी बताता है कि ये एक राइटर है। चोई चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जीसू ने अपनी लिखी नॉवेल से राइटर्स कॉन्टेस्ट जीता था। जीसू चोई के साथ रहते हुए ही ये नॉवेल लिख रही थी। वो फिर एक लाइब्रेरी में जाकर वही नॉवेल लेता है पढ़ने के लिए। वो याद करता है कि इसी लाइब्रेरी में वो जीसू के साथ आया था जब वो यही नॉवेल लिख रही थी। नॉवेल पढ़ता हुआ चोई इमोशनल हो जाता है क्योंकि नॉवेल के कुछ सीन्स उसके और जीसू के साथ के एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे। वो एक कन्वर्सेशन याद करता है जब उसने जीसू से कहा था कि वो कभी उसे जाने नहीं दे सकता क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। लाइब्रेरी से निकलता हुआ चोई की नजर कुछ पेन्स पे पड़ती है। उसे याद आता है कि जीसू को एक फाउंटेन पेन पसंद आया था तो उसने कहा था कि जब वो एक राइटर बन जाएगी तब वो उसे एक फाउंटेन पेन गिफ्ट करेगा। चोई ने तो वही पेन जीसू को देने के लिए उस समय ही ले लिया था पर देने का उसे चांस ही नहीं मिल पाया। फिर हम कैफे का सीन देखते हैं जहाँ चोई जीसू को ही ऑब्जर्व कर रहा था। तभी वहाँ एक आदमी अपनी वाइफ और बच्ची के साथ आता है। चोई को ध्यान आता है कि ये आदमी तो वही है जिसे उसने जीसू के घर के बाहर उसे फ्लावर्स देते देखा था। उस समय उसे लगा था कि वो उसका नया बॉयफ्रेंड है पर अब पता चल रहा है कि ये तो जीसू का भाई है। चोई मन में सोचता है कि जीसू के लिए उसे रोज अपना कैफे ओपन रखना ही होगा। अगले दिन जीसू कैफे आती है तो चोई उसे एक फ्री पेस्ट्री ऑफर करता है। कहता है कि वो उसके बुक का फैन है। फिर वो जीसू से कहता है कि उसके पास नॉवेल के लिए एक आइडिया है। जीसू पूछती है तो चोई स्टोरी बताना शुरू करता है जिसमें एक आदमी बहुत से डेथ्स एक्सपीरियंस करता है। वो असल में अपनी ही कहानी बताना शुरू करता है जो कुछ भी उसने मरने के बाद एक्सपीरियंस किया था। जीसू को कहानी अच्छी लगती है। वो चोई से कहानी के कैरेक्टर का नाम पूछती है। वो तो अपना नाम ही बताना चाहता था पर कहता है कि उसने अभी नाम डिसाइड नहीं किया है। चोई फिर जीसू की बुक में उसका ऑटोग्राफ देने को बोलता है। जीसू साइन करने के लिए पेन निकालती है तो चोई नोटिस करता है कि ये वही पेन था जो उसने उसके लिए लिया था। वो पेन की तारीफ करता है तो जीसू कहती है कि ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया है। असल में चोई के फ्यूनरल के बाद उसकी मॉम ने ये पेन जीसू को दिया था। जीसू तो पेन देखकर रोने ही लग गई थी। उस दिन के बाद से जब भी जीसू कैफे आती थी तो चोई उसे अपनी कहानी सुनाता था, उन डेथ्स के बारे में बताता था जो उसने एक्सपीरियंस किए थे। जीसू एक दिन चोई से पूछती है कि तुम्हारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कभी अपनी मॉम से मिलने क्यों नहीं गया। चोई कहता है कि अपनी मॉम को देखना उसके लिए बहुत पेनफुल रहेगा इसलिए। काफी लेट हो गया था तो जीसू अगले दिन स्टोरी कंटिन्यू करने का बोलकर कैफे से निकल जाती है। उसके निकलने के कुछ मिनट्स बाद ही बारिश शुरू हो जाती है तो चोई छाता लेकर दौड़ता हुआ उसके पीछे जाता है और उसे अपना छाता देता है। फिर वो वापस कैफे आता है तो एक कस्टमर से ग्लास टूट जाता है। ग्लास उठाता हुआ उसके हाथ में कट हो जाता है और खून बहने लगता है। उसी समय कैफे में कुछ लोग एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए अंदर आते हैं और कहते हैं कि जिस लड़की की डेथ हुई वो इस कैफे में रेगुलरली आती थी। चोई को जीसू का ध्यान आता है और वो भागता हुआ उस जगह पे पहुंचता है जहां एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ वैसा ही छाता पड़ा था जैसा उसने जीसू को दिया था तो वो और ज्यादा घबराने लगता है। फिर उसकी नजर जीसू पे पड़ती है जो बिल्कुल ठीक थी और सामने खड़ी उसे ही देख रही थी। जीसू उसके हाथ से बहता खून नोटिस करती है और आकर उसमें पट्टी बांधती है। जीसू चोई से कहती है, आज तुम्हें ऐसे घबराया देखकर मुझे खुद की याद आ गई। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि चोई के कूदने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लाया गया था तो जीसू भी भागती हुई वहाँ पहुँची थी और रोती चिल्लाती हुई सबसे उसके बारे में पूछ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जीसू चोई के मेमोरियल प्लेस पे जाती है।
उसकी फोटो देखकर वो रोने लग जाती है, ये बोलती हुई कि वो उसको बहुत मिस कर रही है। वो खुद को ब्लेम भी करती है, कहती है कि उस रात अगर उसने उसे रोका होता तो शायद वो सुसाइड करने का डिसीजन ना लेता। चोई जीसू को फॉलो करता वहाँ आ गया था और दूर से उसे रोता देखकर दुखी हो रहा था। जीसू के जाने के बाद वो अपनी मेमोरियल के सामने आता है तो पीछे से उसे उसकी मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो पूछती है कि तुम कौन हो। चोई बहुत मुश्किल से खुद को संभालता है और अपनी मॉम से बहाना बनाकर कहता है कि वो तो यहाँ किसी और को देखने आया है। बोल के वो बाहर निकल जाता है। फिर वो छुपकर देखता है कि उसकी मॉम उसको याद करके बहुत रो रही थी। चोई को बहुत गिल्ट होने लगता है और वो भी रोने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि चोई अपने सारे पैसे अपनी मॉम के घर पे छोड़ आता है। बैग में उसने एक लेटर छोड़ा था जिसमें उसने खुद को चोई का एक दोस्त बताया था और लिखा था कि ये पैसे चोई ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके बनाए हैं। नेक्स्ट सीन हम कैफे का देखते हैं। जीसू जब आगे की कहानी सुनकर कैफे से निकलने लगती है तो चोई भी उसके साथ निकलता है, ये बोलकर कि उसे भी उस तरफ जाना है। रास्ते में चलता हुआ चोई जीसू के साथ हाथ पकड़कर चलना याद करता है और सोचता है कि जिंदा रहने के लिए वो मोमेंट्स ही काफी थे। उस समय उन मोमेंट्स के इम्पोर्टेंस को वो समझ नहीं पाया था। अचानक फिर चोई जीसू से कहता है कि वो उसको कुछ बताना चाहता है क्योंकि आज का दिन उसका आखिरी भी हो सकता है। वो बताना शुरू करता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वो 7 सालों से डेट कर रहा था। पैसों के लिए उसे कई पार्ट टाइम जॉब्स करने पड़ रहे थे। कई मोमेंट्स ऐसे थे जब उसे खुद में शर्म आती थी, पर उन मोमेंट्स में भी उसकी गर्लफ्रेंड कॉन्फिडेंटली उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराती थी, ये बोलकर कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वो ऐसी थी कि वो अपने आसपास किसी को भी दुखी नहीं रहने देती थी। चोई कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे बिना भी वो ठीक रह लेगी, पर मैं गलत था और इसलिए मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बस एक वही है जिसे मैं प्यार करता हूँ। इस बात से जीसू को चोई की याद आ जाती है, वो भी उससे ऐसे ही कहा करता था। अब चोई क्लियरली बताता है कि उसकी कहानी सच है और कहानी का मेन कैरेक्टर वो खुद है। उसके पहले डेथ के पहले उसका नाम चोई था। ये सुनकर जीसू हैरान रह जाती है। अभी इनकी बात पूरी हुई भी नहीं थी कि एक कार तेजी से आकर दोनों को धक्का मारती है। ड्राइवर फिर कार पीछे करता है और हम देखते हैं कि जीसू की डेथ हो चुकी थी, पर चोई की सांसें अभी चल रही थी। कार से जो आदमी बाहर आता है वो और कोई नहीं बल्कि तैकांग का सीईओ पार्क था। उसके हाथ में लाइटर देखकर चोई को याद आता है कि ये वही आदमी है जिसके बदले तैसांग जेल गया था और उसी ने जुहुन को अपने भाई के प्लेन को उड़ाने का काम दिया था। वही भाई जिसकी बॉडी में चोई अपने पहले डेथ के बाद गया था। पार्क देखता है कि चोई अभी जिंदा है तो वो खुद जाकर उसको फिनिश कर देता है। फिर हमें पता चलता है कि ये क्राइम सीन वही है जो हमें पहले के एपिसोड में दिखाया गया था, जहाँ 2 लोगों की डेड बॉडीज के साथ चोई की फोटो थी। इस डेथ के बाद जागने पे चोई को जीसू का ध्यान आता है और वो जोर जोर से रोने लगता है। वो सोचता है कि वो पार्क को मार डालेगा। फिर वो डेथ की तरफ देखता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। टेबल पे रखी उसकी ही गन को वो उस पे पॉइंट करता है, कहता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना, तो तुम खुद भी ट्राई करो। ये बोलकर वो गोली चला देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।